हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर जेनेटिक वाइव क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, झकास, अच्छे ही हैं। चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ओवम के बारे में, अंडाणु के बारे में। जी हाँ, आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम लोग अंडाणु ओवम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग ओवम के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ओवम का फॉर्मेशन बता दिया है, कैसे होता है ओवम का फॉर्मेशन, अंडाणु का निर्माण। इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ओवम के स्ट्रक्चर के बारे में, अंडाणु का संरचना के बारे में। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ओवम, अंडाणु, ठीक है। हिंदी में अंडाणु कहते हैं, इंग्लिश में ओवम कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो अंडाणु होता है, ओवम होता है, वो फीमेल के, किसके? फीमेल के, मतलब कि मादा के अंदर बनता है। फीमेल के अंदर कहाँ बनता है ये भी हम लोग जानते हैं। कहाँ पे बनता है? ओवरी में बनता है, बोले तो अंडाशय में बनता है, ठीक है, यहाँ पे बनता है। और आप लोग को मालूम ही होगा, पिछले सारे वीडियो में मैंने बता दिया है कि अंडाशय बोले तो ओवरी कहाँ होता है, ठीक है। तो वहाँ से इसको जाके देख सकते हैं। पिछली वीडियो मैंने दे रखा है ओवरी के बारे में, अंडाशय के बारे में, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग जानते हैं कि जो ओवम होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, संरचना कैसा होता है, ठीक है। ओवम का निर्माण कैसे होता है, कहाँ पे होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और नोट्स भी बना लेंगे पार्ट वाइज करके, ठीक है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। कहता है कि द मैच्योर ओवम और अ फीमेल गैमेट इज स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। परिपक्व अंडाणु या एक मादा युग्मक आकार में गोलाकार होता है। याद रखेंगे हमेशा कि जो अंडाणु होता है, ओवम होता है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर में कैसा होता है? गोलाकार स्ट्रक्चर होता है, गोल गोल होता है पूरा, ठीक है, इस स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। और साथ में इसके बारे में क्या कह रहा है? इसके बारे में कहता है कि ओवम इज ऑलमोस्ट फ्री ऑफ यॉक एंड इज सेड टू बी एलेसिथल। मानव अंडाणु लगभग यौग से मुक्त होते हैं और उसे एलिसिथल कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और जान लीजिए आप लोग कि जो ह्यूमन का जो अंडाणु होता है, अच्छा एक चीज़ आप लोग गौर करे होंगे, आप लोग अंडा खाते होंगे, ठीक ना, मुर्गी का अंडा खाते होंगे, तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि जो अंडा होता है ना, अंडा, इसके बीच में गोलाकार संरचना होता है, स्ट्रक्चर होता है। बॉयल अंडा जब आप लोग खाए होंगे उसमें देखे होंगे कि गोलाकार संरचना होता है। इसी गोलाकार संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? योग कह देते हैं, ठीक है। इसको क्या कह देते हैं हम लोग? योग कहते हैं। ये बीच में जो है इसको हम लोग योग कह देते हैं, पीला कलर का होता है। तो कहता है कि ये पक्षियों के अंडों में ऐसा योग पाया जाता है, लेकिन जो इंसान होते हैं, जो में उसमें जो छोटा सा अंडाणु होता है उसमें क्या नहीं होता भाई? उसमें योग नहीं होता है। याद रखेंगे कि इंसान के, जो मनुष्य के, ह्यूमन के जो ओवम होते हैं, अंडाणु होते हैं, उसमें योग नहीं होता, वो योग फ्री होता है। इसी वजह से जो ह्यूमन होते हैं, मतलब जो इंसान होते हैं, उसके जो ओवम होते हैं ना, अंडाणु, तो उसके अंडाणु को क्या कहा जाता है? एलिसिथल कहा जाता है, ठीक है। याद रखेंगे क्या कहा जाता है? एलिसिथल कहा जाता है ह्यूमन के अंडाणु को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके अंदर ये योग नहीं पाया जाता जो कि और सब पक्षियों के अंडों में पाया जाता है, ठीक है। आगे कहता है इट्स साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड ooप्लाज्मा कंटेनिंग लार्ज न्यूक्लियस टर्म्ड एज जर्मिनल वेसिकल्स। इसके जीव द्रव को ooप्लाज्मा कहते हैं। इसमें बड़ी केंद्रक पाई जाती है जो जर्मिनल वेसिकल कहलाती है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो इंसान का जो ओवम होता है, मतलब फीमेल का जो ओवम होता है, अंडाणु होता है मादा का, उसके अंदर जो द्रवीय पदार्थ पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है, उसको ooप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ooप्लाज्म कहते हैं। और इसी ooप्लाज्म के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, बड़ा सा केंद्रक पाया जाता है, जिसे जर्मिनल वेसिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्मिनल वेसिकल कहते हैं। जर्मिनल वेसिकल मतलब तो गोल गोल स्ट्रक्चर वाला, संरचना वाला जो पाया जाता है उसे जर्मिनल वेसिकल कहते हैं। चलिए आपको डायग्राम के थ्रू दिखा देते हैं। देखिए, जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, ये जो है एक अंडाणु का संरचना है, ठीक है। इस संरचना में क्या दिख रहा है कि ये जो पूरा गोलाकार स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, ये पूरा गोलाकार स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं अंडाणु, है ना। हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं ओवम, ठीक है। इसमें देखिए गौर से आप, एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये गोलाकार स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक कहते हैं,
ठीक है। तो ये न्यूक्लियस मतलब केंद्रक हो गया, ये अंडाणु हो गया, ठीक है। इसके बीच में जो ये सब दिख रहा है, ये सब ये द्रव्य पदार्थ भरा रहता है पूरा, इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, ठीक ना। तो इसी लिक्विड को कहते हैं जर्मिनल वेसिकल, सॉरी इसको तो ऊप्लाज्म कहते हैं, इसको ऊप्लाज्म कहते हैं। ये जो द्रव्य पदार्थ भरा हुआ, लिक्विड भरा हुआ, इसको क्या कहते हैं, ऊप्लाज्म कहते हैं। ये जो बड़ा सा न्यूक्लियस है, इसके अंदर बड़ा सा केंद्रक है, इसे हम लोग कहते हैं जर्मिनल वेसिकल कहते हैं। तो याद रखेंगे कि ओवम के अंदर जो द्रव्य पदार्थ भरा होता है, जो लिक्विड भरा होता है, उसे ऊप्लाज्म कहते हैं। और इसके अंदर जो केंद्रक होता है बड़ा सा न्यूक्लियस, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जर्मिनल वेसिकल कहते हैं, ठीक है। द न्यूक्लियस कंटेन्स अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस, केंद्रक में एक प्रमुख केंद्रिका पाई जाती है, ठीक है। क्या पाई जाती है, एक प्रमुख केंद्रिका पाई जाती है। तो अभी जो मैंने न्यूक्लियस दिखाया था, तो उस न्यूक्लियस के बीच में क्या पाया जाता है, मतलब केंद्रक के बीच में एक न्यूक्लियोलस पाया जाता है, केंद्रिका पाया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में, न्यूक्लियोलस का काम क्या है, उसका काम होता है राइबोसोम का निर्माण करना, जो राइबोसोम आगे चल के प्रोटीन का निर्माण करता है कोशिका के अंदर, सेल के अंदर, ठीक है। तो वही जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस मान के चलो ये ओवम है, अंडाणु है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसको कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले जर्मिनल वेसिकल कहा था। और इसी न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा क्या होता है, केंद्रिका पाया जाता है, मतलब कि न्यूक्लियोलस पाया जाता है, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। देयर आर नो सेंट्रियोल्स इन द ओवम, ठीक है। ओवम में क्या नहीं पाए जाते हैं, सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते हैं। सेंट्रियोल को हिंदी में कहते हैं ताड़क काय, क्या कहते हैं, ताड़क काय। तो जो ओवम होता है ना, उस ओवम में क्या नहीं पाया जाता भाई, सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, ताड़क का नहीं पाया जाता। जहाँ तक आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे कि सेंट्रियोल्स क्या होता है, सेंट्रियोल्स सेल का एक ऑर्गेनल है, मतलब कोशिकांग है, जो सेल के दो बगल चले जाता है, एक इधर चला जाता है, ठीक है। और इधर से इसका रे निकलता है, एस्ट्रल रे निकलता है, स्पिंडल फाइबर निकलता है, जो कि आगे चल के न्यूक्लियस को दो भागों में तोड़ने में काम करता है। यूँ समझिए कि जो ताड़क काय होता है ना, जिसको सेंट्रियोल कहते हैं, ये सेंट्रियोल क्या करता है, न्यूक्लियस को दो भागों में तोड़ता है, या क्रोमोसोम को तोड़ के अलग करता है, सेपरेट करता है दो हिस्सों में। तो सीधा हम लोग कहेंगे कि सेंट्रियोल जो होता है ताड़क काय, वह कोशिका के विभाजन में भाग लेता है, माने एक कोशिका को तोड़कर दो कोशिका बनाने में सहायता करता है। तो भाई अंडाणु जो ओवम होता है वो तो एक ही होता है, दो चार तो होता नहीं है, और ये दो या चार हो भी नहीं सकता टूटकर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेंट्रियोल तो पाए ही नहीं जाते, ना सेंट्रियोल होगा ना ओवम टूट के दो बनेगा। तो यही कारण है ओवम। और कोई पूछेगा क्वेश्चन में कि भाई बताओ ओवम क्यों नहीं टूटकर दो ओवम बन जाता है, चार ओवम बन जाता है, कारण क्या है? तो भाई इसका यही कारण है कि ओवम के पास या ओवम में मन अंडाणु में सेंट्रियोल नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? सेंट्रियोल नहीं पाए जाते, इसकी वजह से वो विभाजित नहीं होता है, ठीक है। आगे कहता है द साइटोप्लाज्म इज इन्वॉल्व्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अंडाणु का जीव द्रव प्लाज्मा झिल्ली से घिरा रहता है। अब देखो सबसे पहली बात क्या कहता है कि अभी जो हम लोगों ने थोड़ा देर पहले डायग्राम देखा है, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे, ये जो अंडाणु है, ये जो ओवम है, ठीक है, तो ये चारों ओर से ना एक मेम्ब्रेन से घिरा है, एक पतली झिल्ली से घिरा हुआ है। देख रहे हैं झिल्ली, एक पतला सा लेयर है, ये जिसको मैं अभी कलर कर रहा, ये एक पतला सा लेयर है, झिल्ली है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो याद रखेंगे कि जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। कौन घिरा होता है? ये साइटोप्लाज्म, ये जो जीव द्रव है ना, ये साइटोप्लाज्म, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। इसके अंदर है जीव द्रव साइटोप्लाज्म, वो क्या चीज से घिरा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। कि वेरी स्मॉल वेसिकल्स कॉल्ड कॉर्टिकल ग्रेनुल्स आर प्रेजेंट अंडर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत छोटे पुटिका जिसे कॉर्टिकल ग्रेनुल कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली के नीचे मौजूद होते हैं, ठीक है। आगे कहता है अ नैरो पेरीवेटिलाइन स्पेस इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक संकरी परिधि वाला स्थान मौजूद होता है। चलिए, तो अब कहता क्या है यहाँ पे, समझिए कि जो बहुत छोटा छोटा वेसिकल होता है, ठीक है, उसे कॉर्टिकल ग्रेनुल कहते हैं, जो कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में पाया जाता है। मतलब कि जो अंडाणु होते हैं, उस अंडाणु के बीच में जो
द्रव था जिसे हमने ऊप्लाज्म कहा था, ठीक है। तो ये ऊप्लाज्म के अंदर जो है पाया जाता है, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, ठीक है ना, जैसे कॉर्टिकल ग्रेनुल कहते हैं। याद रखेंगे कि अंडाणु के ऊप्लाज्म में, मतलब अंडाणु के अंदर जो जीव द्रव होता है, जो द्रव्य पदार्थ भरा होता है, उसमें जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उस कण को कॉर्टिकल ग्रेनुल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कॉर्टिकल ग्रेनुल कहते हैं, याद रखेंगे। और कोई पूछेगा कि ये कॉर्टिकल ग्रेनुल पाया कहाँ जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि जो अंडाणु होता है, ओवम होता है ना, उसके अंदर जो एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, तो ये अंडाणु के ऊपर एक झिल्ली होती है, जिस झिल्ली को मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं, है ना, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन होता है, इस मेम्ब्रेन से लेकर इस न्यूक्लियस के बीच में जो जगह है उसमें भरा रहता है जो लिक्विड, जो द्रव्य पदार्थ, उसे ही हम लोग कहते हैं ऊप्लाज्म। उसे हम लोग क्या कह देते हैं? उसे हम लोग कह देते हैं ऊप्लाज्म कह देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसी ऊप्लाज्म में पाया जाता है कॉर्टिकल ग्रेनल्स, मतलब कि कॉर्टिकल ग्रेनल पाए जाते हैं इसी ऊप्लाज्म के अंदर, ठीक है। दूसरी बात मैंने यहाँ क्या पढ़ी थी? अ नैरो पेरीविटेलाइन स्पेस इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहरी हिस्से में क्या पाया जाता है? पेरीविटेलाइन स्पेस पाया जाता है। याद रखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहरी वाले हिस्से में क्या पाया जाता है? पेरीविटेलाइन स्पेस पाया जाता है, ठीक है। चलिए इस चीज़ को हम लोग डायग्राम से भी समझ लें। अगर हम लोग अंडाणु के संरचना की बात करें, ओवम के स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये हमारा ओवम का स्ट्रक्चर है, संरचना, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात आप ये देख लीजिए कि इसमें जो मैं बाहर के से अंदर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये कोरोना रेडिएटा लिखा हुआ, यहाँ पे कोरोना रेडिएटा। तो ये जितने भी सेल्स आपको दिख रहे हैं बाहर में, जो कोशिकाएं दिख रही है, ये सारी कोरोना रेडिएटा है। ये सब क्या है? कोरोना रेडिएटा नाम है इस कोशिका का, ठीक है। और बाहरी स्ट्रक्चर में कोरोना रेडिएटा होता है। इसके बाद वाला जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है अंडाणु ओवम का, वो आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला स्ट्रक्चर, जिसको मैं अभी ऐसे से कलर कर रहा हूँ, ये वाला इसे कहते हैं हम लोग जोना पेलुसिडा, ठीक है। याद रखेंगे, जोना पेलुसिडा वाला जो लेयर होता है ना, यह लेयर में कोई कोशिका नहीं होती है, कोई सेल नहीं होता है। दरअसल जोना पेलुसिडा जो लेयर बना हुआ है, ये परत बना हुआ है यहाँ पे, यह अकोशिकीय मतलब असेलुलर होता है, इसमें कोई सेल नहीं होता है। और इस जोना पेलुसिडा का निर्माण होता है फॉलिकुलर सेल से, पुटक कोशिकाओं से। अगर आप पुटक कोशिका के बारे में नहीं जान रहे हैं तो पिछले वाले वीडियो में देखेंगे और अच्छा से जान पाएंगे कि जोना पेलुसिडा मतलब कि जो पुटक कोशिकाएँ होती है वो कहाँ पर और कैसे बनता है, ठीक है। इसके तुरंत बाद जो एक पतला सा झिल्ली दिख रहा है, लेयर दिख रहा है मेम्ब्रेन यहाँ पे अंदर की तरफ जो दिख रहा है, ये जिसको मैं अभी कलर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, पेरीविटेलाइन स्पेस इसको कहते हैं, जो कि ठीक अंडाणु के बहुत नज़दीक होता है, ओवम के बहुत करीब होता है। और इस अंडाणु के बाद जो होता है, मतलब पेरीविटेलाइन स्पेस के बाद जो होता है, एक पतली सी झिल्ली होती है, लेयर होता है, जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा होता है ये सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। उसके बाद अंदर में एक द्रव्य पदार्थ ये भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ऊप्लाज्म। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊप्लाज्म कहते हैं। ये लिक्विड भरा होता है, इसको ऊप्लाज्म कहते हैं, याद रखेंगे। और इसके साथ ही अंडाणु के अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, बड़ा सा केंद्रक होता है, याद रखेंगे, केंद्रक होता है, ठीक है। और इस केंद्रक के अंदर जो होता है ना, छोटा सा एक यूँ बहुत छोटा सा क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है, बोले तो केंद्रिका होता है। हम लोग जानते हैं, सेल चैप्टर क्लास 11 आप लोग पढ़े होंगे न्यूक्लियोलस के बारे में। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियस के अंदर मतलब केंद्रक के अंदर छोटा सा संरचना पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। और यही न्यूक्लियोलस किसका निर्माण करता है भाई? राइबोसोम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? राइबोसोम का निर्माण करता है न्यूक्लियोलस के जरिए। और वही राइबोसोम आगे चल के प्रोटीन का भी निर्माण करता है। ये सारी बात आप लोग जान चुके हैं। इसके बाद मैं आपको और बता दूं कि ये जो होते हैं ना अंडाणु के अंदर, है ना, क्या नहीं पाए जाते? सेंट्रियोल नहीं पाए जाते। याद रखेंगे, CENTRIOLE नहीं पाए जाते हैं। ये सेंट्रियोल इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। और सेंट्रियोल को हिंदी में कहते हैं ताड़क काय। क्या कहते हैं? ताड़क काय कहते हैं। तो ये जो सेंट्रियोल होता है, ताड़क काय होता है, ये इसमें नहीं पाया जाता, ठीक है।
अब एक बात और जान लीजिए, ताड़क का जो होता है सेंट्रियोल, इसका क्या फंक्शन है, क्या काम है, ये जान लीजिए। सेंट्रियोल का फंक्शन होता है, ताड़क का काम होता है सेल को बीचों बीच तोड़ने का काम होता है, ठीक है ना, एक सेल को 2 सेल तोड़ने का काम होता है। तो अभी अंडाणु के अंदर, ओवम के अंदर सेंट्रियोल होता ही नहीं है, ना सेंट्रियोल होगा ना सेंट्रियोल अंडाणु को, ओवम को तोड़ के 2 ओवम बनाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा अंडाणु एक ही रहता है, मतलब ओवम एक ही ठो रहता है, 2 ठो 4 ठो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेंट्रियोल पाया ही नहीं जाता है जो उसको तोड़ के 2 बनाएगा, ठीक है। ये सारी बात रह गई स्ट्रक्चर किसकी, अंडाणु की, ओवम के स्ट्रक्चर। आगे कहता है जस्ट आउटर टू पेरिविटेलाइन स्पेस देयर इज अ थिक सेलुलर जोना पेलुसिडा प्रोबेबली सेक्रेटेड बाय द फॉलिकुलर सेल, ठीक ना। थोड़ा देर पहले मैंने आपको डायग्राम के साथ बताया था कि जो जस्ट प्रिविलेंट स्पेस एक होता है, अभी तो मैंने बताया कि प्रिविलेंट स्पेस होता है, ठीक है। इस प्रिविलेंट स्पेस के बाहरी वाले हिस्से में एक एरिया पाया जाता है ऐसे स्ट्रक्चर वाला, जिसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। और ये कोशिका का नहीं बना होता है, मतलब ये कोशिका नहीं होता है, इसमें सेल नहीं होता है, ठीक है। और इसको जो निर्माण करता है इस जोना पेलुसिडा का, इसका नाम जोना पेलुसिडा है, और इस जोना पेलुसिडा का जो निर्माण करता है उसका नाम है फॉलिकुलर सेल। तो हम लोग कहेंगे कि जो पेरिविलेंट स्पेस था ना, यहाँ पे पेरिविलियंट स्पेस जो था, है ना, तो ये पेरिविटेलाइन स्पेस, ये पेरिविटेलाइन स्पेस जो था, इसके बाहर जो ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ था, संरचना बना हुआ था, जिसे हम लोगों ने जोना पेलुसिडा कहा था, है ना। इस जोना पेलुसिडा का निर्माण किसने किया था, फॉर्मेशन फॉलिकुलर सेल ने किया था, ठीक है। याद रखेंगे, फॉलिकुलर सेल जोना पेलुसिडा का निर्माण करता है। और जोना पेलुसिडा जो होता है उसमें कोई कोशिकाएं नहीं होती, कोई भी सेल नहीं होता है, ठीक है। कहता है आउटर द जोना पेलुसिडा देयर इज वेरी थिक सेलुलर कोरोना रेडिएटा, ठीक ना। जोना पेलुसिडा के ठीक बाहर वाले हिस्से में क्या होता है, यह है ना, बहुत मोटा मोटा सेल का एक परत बना होता है ना। और इस सेल को हम लोग कहते हैं कोरोना रेडिएटा। याद रखेंगे, यहाँ पे एक सेल पाया जाता है बड़ा बड़ा, उस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा कहते हैं। जोना पेलुसिडा के ठीक ऊपर एक मोटा परत बना रहता है, कौन, ये कोरोना रेडिएटा, ठीक है। आगे कहता है द लेटर इज फॉर्म्ड ऑफ रेडियली एलोंगेटेड फॉलिकुलर सेल, बचे हुए संरचना लंबी पुटक कोशिकाओं से बना होता है। अब कहता है मान के चलो ये अंडाणु है, ओवम है, ओवम के बाहर एक पेरिविटेलाइन स्पेस है, इसके ऊपर कोरोना रेडिएटा है, इसके ऊपर जोना पेलुसिडा है, और जोना पेलुसिडा के ऊपर कोरोना रेडिएटा है, ठीक है। और कहता है इसके अलावा जो कुछ बच जाता है ना, जिसके ऊपर लेटर कुछ जो बच जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लंबे लंबे फॉलिकुलर सेल बच जाते हैं इसके ऊपर। क्या बच जाते हैं इसके ऊपर, लंबे लंबे फॉलिकुलर सेल, पुटक कोशिकाएं बच जाती है इसके ऊपर। देखिए ये मैं संरचना बता रहा हूँ अंडाणु का, और हम का जो स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, कैसा कैसा क्या क्या होता है इसके शरीर, इसके बाहर, शरीर के बाहर और शरीर के अंदर, ठीक है। इसका निर्माण मैंने पिछले वाले वीडियो में बता रखा है कि अंडाणु का निर्माण, ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का बारे में बताऊंगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे, क्या होता है, कब होता है, ठीक है, उसको जानेंगे। फिर आगे इसमें क्या कहता है, द साइड ऑफ ओवम विच एक्सट्रूड पोलर बॉडीज इज टर्म्ड एज एनिमल पोल, ठीक है। अंडाणु का वह भाग जो ध्रुवीय पिंडों से बाहर निकला होता है उसे जंतु ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। देखिए क्या कहता है, अंडाणु का वह भाग जो ध्रुवीय पिंडों के बाहर निकला होता है। देखिए कहता क्या है कि जैसे ये मान चलिए ओवम है, अंडाणु है ना, और इसके बाहर में क्या होता है, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होती है, जो अंडाणु की जो झिल्ली होती है, ये वाली झिल्ली, ठीक है, पेरिविटेलाइन स्पेस से पहले और कोशिका झिल्ली के बाद, मतलब जो मान के चलिए ये अंडाणु का झिल्ली है, ठीक है, मेम्ब्रेन है, और उस मेम्ब्रेन के बाहर पेरिविटेलाइन स्पेस है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक छोटा छोटा, है ना, बॉडी जैसा स्ट्रक्चर होगा, छोटा पार्ट होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पोलर बॉडी कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पोलर बॉडी कहेंगे, ठीक है, जिसे कि जंतु ध्रुव भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि पोलर बॉडी जो होता है, मतलब जंतु ध्रुव जो होता है, वह पेरिविटेलाइन स्पेस और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा झिल्ली है, उसके बीच में पाया जाता है, ठीक है। वहीं पर थोड़ा आगे और जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। कहता है द अपोजिट साइड इज कॉल्ड वेजिटियल पोल, विपरीत भाग को वनस्पति ध्रुव कहा जाता है। मान चलिए यही जो अंडाणु है, ओवम है, इसके बाहर जो पेरिविटेलाइन स्पेस है, और ये जो मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप कह सकते हैं,
तो इनके बीच में जो बाहर की तरफ पाया जाता था उसे हम लोग पोलर बॉडी कहते थे, जंतु ध्रुव कहते थे। लेकिन वहीं पे अंदर की तरफ जो पाया जाएगा दो बॉडी पार्ट, जो दो बड़े बड़े कण पाए जाएंगे, कणनुमा रचना, उसे हम लोग कहेंगे वेजिटियल पोल कह देंगे उसे। याद रखेंगे कि जो ओवम होता है उसके बाहर जो दो स्ट्रक्चर होते हैं उसे पोलर बॉडी कहते हैं, जंतु ध्रुव कहते हैं, और जो अंदर की तरफ दो स्ट्रक्चर होते हैं उसे वेजिटियल पोल कहते हैं, उसे वनस्पति ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ कहता है ह्यूमन बॉडी लॉस इट एबिलिटी टू बी फर्टिलाइज अबाउट 24 आवर्स आफ्टर ओव्यूलेशन। ठीक है, क्या कहता है कि अंडोत्सर्ग के लगभग 24 घंटे के बाद मानव अंडाणु निषेचन की क्षमता खो देता है। अब यूँ समझिए कि मादा ने, किसी फीमेल ने आज 28 तारीख को, है ना, उसका ओव्यूलेशन हुआ, उसका अंडाणु निकला उसके ओवरी से, मतलब उसके अंडाशय से क्या निकला, अंडाणु निकला। कितना तारीख को, 28 तारीख को निकला। और ये 28 तारीख अगले 29 तारीख के बीच में, मतलब 28 से 29 के बीच में अगर ये निषेचित हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है किसी स्पर्म से, ठीक है, तब तो ये आगे चल के जायगोट बन जाएगा। अगर ये 24 घंटा के बदले 25, 26, 30 घंटा हो गया है, तब जाके ये फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। ओवम क्या हो पाएगा, फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब ओवम के अंदर की क्षमता खत्म हो जाएगी, या हम यूँ कह सकते हैं अंडाणु मर जाता है, खत्म हो जाता, नष्ट हो जाता है 24 घंटा के बाद। तो कोई पूछेगा कि अंडाणु की जीवन क्षमता कितने देर की होती है, वो कितनी देर तक जिंदा रहता है, तो कहेंगे 24 घंटे तक। 24 घंटे के बाद वो खत्म हो जाता है, उसकी क्षमता नष्ट हो जाती है। ठीक है, इससे आगे वाली वीडियो में मैं आपको MC के बारे में बताऊंगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताऊंगा, जिसको मासिक चक्र कहते हैं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं आगे और भी पार्ट पढ़ना चाहते हैं तो इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और हर एक लेक्चर को देखते रहिए, नोट्स भी बनाते रहिए वीडियो के बीच में पॉज कर करके। ठीक है, आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।